हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम एक बार फिर से क्वेश्चन आंसरों की सीरीज लाए हैं जो कि आपकी यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा, हमारा जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि बागौर। बागौर में सबसे पहले क्या है, हमें पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो भी किस काल में, वो भी मध्य पाषाण काल में। तो ये कुछ पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। तो यहाँ से भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोलिथिक जो पत्थर हैं वो किस युग के थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है प्रतापगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के सरायनहर और महदहा नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस काल के जो मानव के अस्थि पंजर है सबसे पहले अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहर और महदहा से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा हमारा मेहरगढ़ से। हमारा मेहरगढ़ जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अंजीरा से ये गलत है, दमसादत से ये भी, और ये भी यहाँ पर नहीं मिले। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक नवपाषाण स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी, मतलब जो पशुपालन के जानवर हैं, मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। वे पत्थरों की मालाएं बनाते थे। यहाँ के निवासी लाजवर्द मणि का प्रयोग करते थे जो केवल मध्य एशिया के बदख्शां में पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कुछ है, जैसे पटवरा जमाव, खेतोनही जमाव, बाघोर जमाव, सिंहवाल। तो इसकी हम यहाँ पर देखते हैं व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो तो बी ऑप्शन है, लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं कि ये क्या है। तो सोन नदी में सबसे पहले 1936 में निसार अहमद ने 35 यानी 35 पुरा स्थलों और उपकरणों की खोज की थी। किसने की थी? निसार अहमद ने। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से 77 के मध्य वर्ग विश्वविद्यालय के जे.डी. क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर, मतलब खुदाई करके लगभग 300 पुरा स्थल की खोज की। इसके बाद विलियम और कीथ रायस ने इनमें से कई जमावों की खोज कर उजागर किया कि इसमें से कुछ प्रमुख क्रमगत जमाव निम्नलिखित है। तो सबसे पहले है सिंहावल जमाव, फिर है पटपरा जमाव, फिर है बाघोर जमाव, और लास्ट में है खेतोनही जमाव। तो यहाँ पर एक क्रम में पूछा था, तो सिहावल जमाव सबसे पहले आएगा, परा जमाव बाद में आएगा, बाघोर उसके तीसरे नंबर पर, खेतोनही जमाव चौथे नंबर पे आएगा। आगे इसकी और व्याख्या देखते हैं। सिहावल जमाव सबसे निचला, यानी कि सबसे नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला जो जमाव होता है उसको बोला है सिहावल जमाव, जो सिहावल नामक पुरा स्थल से मिला है। पटवरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव था
और बाघौर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहां से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। तो बाघौर से कितने जमाव प्राप्त हुए हैं? 2। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन और रेही नदी के संगम पर खेतौन्ही नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जल स्तर से काफी ऊंचाई पर खेतौन्ही जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जड़ोन मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये काफी नया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट आगे है ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब जो शव है वो पूरब में होगा कि पश्चिम में होगा, किस तरफ सिर करेंगे और किस तरफ जो है पैर करेंगे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर चारकोलेथिक एरा में पूछा है और वो भी कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर में सिर होगा और दक्षिण जो है वो पैर होंगे। आगे यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। उन्हें ताम्र पाषाणिक में ये है कि तांबे के साथ साथ क्या है, जो पत्थर है वो भी इस्तेमाल होता आया है। यानी पहले तो पाषाण काल बोलते हैं तो सिर्फ पत्थर का, फिर ताम मतलब पत्थर तो चल रहा है, साथ ही तांबा भी यहाँ पर चलने लग गया, तो उस संस्कृति को बोला ताम्र पाषाण। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक कहा गया क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे इसका प्रतिनिधि स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर जोरवे जो नाम आया है वो भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कौन सा ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। तो जोरवे जो है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का एक स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में। जगह का भी नाम पूछते तो हमें याद रखना है जोरवे कहाँ है, महाराष्ट्र में। अतः इसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक जोरवे संस्कृति भी इसका नाम दिया गया है। और जिसको भी अगर पाषाण काल से संबंधित विस्तार में वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यूनिट 1 में शायद प्ले लिस्ट जो नाम है वो यूनिट 1 करके रखा है, तो आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझा रखा है। आगे देखते हैं, इसकी सामान्य तिथि जो आंकी गई है वो ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे शवाधान कलश में किए गए हैं। ये कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि पशुपालन का आरंभ कब हुआ है, मतलब आरंभ पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में। तो ये व्याख्या देखते हैं। प्राप्त पुरास्थल स्थलों साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो यहाँ पर इसकी विशेषता मानी गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये कृषि मतलब यहाँ पर पूछा है कि कब हमने अन्न जो है वो उगाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, इसको एक क्रांति भी बोला है। तो यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, परंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती संप्रति पाकिस्तान में मिली है। इसका समय जो है 7000 ईसा पूर्व बताया है। नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य
खाद्य उत्पादन, और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण था। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन, मतलब नवपाषाण की सबसे क्रांतिकारी जो उपलब्धि है वो है कृषि कार्य का जो है यहाँ पर आविष्कार हो गया था। पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम जीवन जो है वो यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। कृषि के आविष्कार के साथ साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण यहाँ कुम्भकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। तो एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कुम्भकारी सर्वप्रथम किस युग में होती है, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में कि नवपाषाण काल में, तो हमारा आंसर होगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यहाँ पर चौपांडी मांडो, सराय नाहर, राय लेखैया, लंगनाज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से सबसे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है चौपांडी मांडो। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण चौपांडी मांडो में मिलता है। चौपांडी मांडो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह पूरा स्थल को खोजने का जो श्रेय है 1967 में श्री बी.डी. मिश्रा को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो यहाँ पर एक फलक संस्कृति पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल, यानी लोअर पैलोलिथिक कल्चर। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, दूसरा है मिडिल यानी मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, मिडिल प्री स्टोन एज कल्चर, अपर प्री स्टोन एज कल्चर यानी उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, और लास्ट है डी हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कल्चर। तो हमारा जो आंसर बी है मध्य पाषाण काल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में यहाँ पर है भारत के विभिन्न भागों में जो फलक यानी प्रधान पूर्व पाषाण उपकरण मिले हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है कि फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संख्या दी गई है। यानी कि जो पाषाण काल है उसमें भी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद का जो पाषाण 3 भागों में डिवाइड किया है। तो उसमें जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो यहाँ उसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। तो इसको भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इन उपकरणों को निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाई पत्थरों से किया गया है। इसमें चर्ट, जस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं। सराय नाहर एवं दमदमा संबंधित है। तो अभी ये सराय नाहर और दमदमा जो है पहले क्वेश्चन में आया था, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा कहाँ? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं। सराय नाहर और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित। इसमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है के.सी. ओझा ने की थी। किसने की थी? के.सी. ओझा ने की थी सराय नाहर की। यहाँ से 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानव को लिटाया गया है। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग एवं पट्टी तहसील के तत्कालीन परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। यहाँ से भी मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियां, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे वध स्थली भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मानव समाधियां तो मिली हैं, इसके अलावा जो पशुओं का वध भी यहाँ किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, तो इसे वध स्थली भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित है। मतलब प्राचीन काल में जो
कलाकृतियां बनाई गई हैं वो कहाँ से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अपर प्री स्टोन एज यानी उच्च पूर्ण पाषाण काल से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राचीन कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियों मध्य प्रदेश के भीमबेटका यानी भीमबेटका में कुछ जो है पिक्चर बनाए गए हैं जो कि बहुत प्राचीन है। मतलब जब लोगों को लिखना नहीं आता था, लिखना अक्षर ज्ञान नहीं था, उससे पहले उन्होंने क्या अपनी भावनाओं को किससे व्यक्त किया, तो पिक्चर से व्यक्त किया। तो वो सारी चीजें कहाँ पर है, भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में है, शैल चित्र के रूप में प्राप्त हुई है। तो यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको भीमबेटका आसानी से मिल जाएगा। और ये किस स्थल का है, तो यह है मध्य पुरापाषाण काल में स्थापित किया गया। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय जो है उच्च पुरापाषाण कालिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आखेट से संबंधित है। मतलब यहाँ पर मानव जो कुछ करते थे वो सब क्या है, पिक्चर में उन्होंने बना दिया। जैसे कि आखेट मतलब शिकार करते थे, कैसे खाद्य संग्रह करते थे, तो उन सब का जो है चित्र हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो पहला है पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर याद रखना पूछा गया निम्न पूर्व पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का जो पहला, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उसका जो पहला भाग है उसमें पूछा गया, तो वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो कुल्हाड़ियां बनाएगा उसके बाद पॉलिश करेगा, तो ये तो पहली ही एज थी, तो ये वाला नहीं होगा। उपकरणों, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, तो ये एकदम सही हो सकता है, बी ऑप्शन। सी जो है वो पशुपालक यहाँ कहाँ से आ जाएगा, वो तो मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होता है पशुपालन। तो यहाँ पर अगला है, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो छोटे छोटे जो है उपकरण उनका उपयोग करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी उसकी व्याख्या देखते हैं। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिम युग प्लेस्टोसीन काल में हुआ। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण तथा हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्टजाई तथा स्फटिक का प्रयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह ना तो किसी धातु का प्रयोग करता था और ना ही पशु पालक था, बल्कि जीवन यापन करने के लिए शिकार पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो ये पूछा है दक्षिण मतलब जो है हमारा साउथ इंडिया के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर डी यानी लौह युग से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद ढक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति, मतलब जो दक्षिण की संस्कृति को क्या कहा गया है, महापाषाण संस्कृति कहा गया है। ये संस्कृति एक हद तक भारत की पूर्वी, मध्य और उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणिक संस्कृति के ऐतिहासिक महत्व 2 प्रकार के, पहला तो लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होता है और दूसरा है काले और लाल। यहाँ पे काले हैं, काले लाल मृत भांड के आविर्भाव से संयुक्त होना है, यानी काले और लाल जो बर्तन है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। और दूसरी जो विशेषता है वो है लोह है, मतलब लोहा का जो है इसमें वो लोहे के बारे में जानते थे, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो ये फिर से रिपीट हो गया, तो आंसर हमारा डी होगा, आयरन एज। आगे देखते हैं, बृहद
पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यहाँ पर जो बृहद पाषाण स्मारक हैं वो उसकी पहचान किससे की गई है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में। तो वहाँ पर क्या सन्यासी गुफाएं थी? एक ऑप्शन ये है। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही है। बाकी टेम्पल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्पल का कंसेप्ट ही नहीं आया था। आगे यहाँ पर उपयोग में से कोई ये वाला नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में प्राप्त बृहद पाषाण स्मारक यानी मेगालिथ, उसको क्या बोलते हैं? मेगालिथ। किसको? बृहद पाषाण स्मारक को। की पहचान मृतकों के दफनाए गए कब्रों से की गई है। इन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था, यानी कि यहाँ पर जो है उसकी एक कब्र है और यहाँ पर क्या है? पत्थर रख दिया जाता था इस तरह से। इन कब्रों से न केवल अस्थि पंजर बल्कि मृद भांड। अब इस कब्र के अंदर क्या क्या मानव का शरीर तो साथ साथ वो जो मानव मर गया है उसने क्या क्या इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो लोहा हो, वो सभी इसके अंदर रख देते थे और बड़े से पत्थर से क्या कर देते थे? ढक देते थे। तो यही है बृहद पाषाण स्मारक, जिसको मेगालिथ कहा जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट में इस टॉपिक को ऐड कर रखा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो क्वेश्चन में व्याख्या है बस उन्हीं के बारे में पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमें करने चाहिए। और डिटेल में अगर देखना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो इसके धार्मिक विश्वासों की, अब ये क्या है? यहाँ पर ढक दिया और उसके बर्तन और जो भी सामान जरूरत सामान भी उसके साथ दफन कर दिया। तो ये सिंबल बताता है कि वे धार्मिक विश्वासों की ओर क्या है? संकेत करते हैं। मतलब वो धार्मिक जो भी कि ऐसे करने से जो उसकी आत्मा है वो खाई, जो भी है वो उसमें बिलीव करते थे। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले सीधे दक्षिण पूर्वी भारत बिल्कुल नहीं, दक्षिण सीधे चला जाएगा। तो साउथ इंडिया का ही है राख के टीले। तो जिसने उपिंदर सिंह पढ़ी है वो बिल्कुल आंख बंद करके इसको सही कर लेगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। मवेशियां, भेड़, बकरियां और विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिला है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांधते थे। मतलब एक साल में कुछ समय, जैसे 4 महीने हमने बाहर रख दिया, फिर वर्षा हो गई तो पशुओं को अंदर रखा। इस तरह से यहाँ पे तो प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में क्या है? पशुओं को बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडे की बाड़ लगा दी जाती थी। मतलब मान लो ये हैं कुछ जानवर, तो उसको एक घेरा, मतलब वो यहाँ से बाहर ना जाए या बाहर से कोई ऐसा जानवर ना आए जो उसको खाए। तो ये सारी चीजें मिली हैं। बाढ़ के भीतर जो गोबर एकत्र हुआ है तो प्रतिवर्ष बाढ़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। मतलब वहां पर जो भी उनका गोबर है वो एक साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था। तो पोंगल समारोह में क्या है? उस गोबर को, मतलब पूरे एक साल का जो गोबर है उसको एक साथ जला दिया जाता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। मतलब पोंगल कहाँ पड़ता है? मकर संक्रांति को। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहां राख का टीला बन गया। मतलब उस गोबर को जलाया गया तो वहां पर क्या हो गया? एक टीला नुमा बन गया। जैसे कि अभी हम कचरा फेंक देते हैं ना, तो ऐसे बड़े बड़े क्या है? पहाड़ जैसे कचरे हो गए। ठीक है, तो उसी तरह उधर भी जो है राख के टीले बन गए। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इस टीले को भस्म टीले, ऐश माउंट कहा जाता है। ऐसे ही राख का ढेर कर्नाटक के पिक्ली हल, तो ये नाम पूछा गया है और क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में
खूब पूछा गया है। तो पिकली हल और संगन हल्लू से कहाँ, क्वेश्चन ये था कि राख के ढेर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कर्नाटक भी दे सकता है और 2 ऑप्शन भी, बाकी और भी अन्य ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें याद रखना कर्नाटक के, अगर स्टेट पूछा जाए तो कर्नाटक, और अगर नाम पूछा जाए स्थल तो पिकली हल और संगन कल्लू। तो उपेंद्र सिंह की बुक में आसानी से ये जो है नाम आसानी से मिल जाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा था संगन कल्लू यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि पिकली हल ये यहाँ पर है नहीं। बुदिहाल, कोरली हवा नहीं है, बुदिहाल भी नहीं है और ब्रह्मगिरी भी नहीं है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सीधा जाएगा संगन कल्लू। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरस्थल से राख का टीला मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना है। बुदिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ यहाँ से भी राख के ढेर पाए गए हैं जो मानव पाषाण कालीन है, जबकि ब्रह्मगिरी और कोरली हवा से क्रमशः क्या प्राप्त हुआ है, मानव कब्र, मतलब ब्रह्मगिरी से मानव कब्र और कोरली हवा से धान की खेती। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोरली हवा से। मानव कब्र कहाँ से मिली है, ब्रह्मगिरी से। तो हमें ये भी हमें याद रखना है। तो कोरली हवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर धान की खेती मिली है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही। अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।